Hello everyone, welcome back to our channel Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is very important. Basically today's video is completely based on one dimensions potential, and in one dimensions potential we can do previous years or just problem, right? तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस के साथ साथ उसके हर एक टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ आपको ट्रिक्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कैसे हम किस क्वेश्चंस में अपने टाइम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव कर सके एंड 100% एक्यूरेसी के साथ हम उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। एंड सेकंड थिंग, अगर हमने एग्जाम क्रैक करना है तो आप सिलेबस को भी रीड आउट करो एंड उसके साथ साथ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम का, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, एंड फ्यूचर में जो भी कोई हमें एग्जाम देते हैं वो एज इट इज आ जाता है। तो आपके लिए सबसे कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो उस एग्जाम से रिलेटेड है, आप सबसे पहले है आप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, पेपर को एनालाइज करो, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? वो उस टॉपिक में उस क्वेश्चंस में किस टाइप का चेंज कर सकता है, ठीक है? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखो, ठीक है? अगर आप सिर्फ ओनली सिलेबस को ही रीड आउट करते हो, अगर आप उसको जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप उनको नहीं सोल्व करते तो आपकी जो प्रिपरेशंस है वो 50% भी नहीं है, ठीक है? तो मेन थिंग इज दैट जितने भी आए हुए हैं पहले आप प्रीवियस ईयर के सारे हैं क्वेश्चंस पेपर को कलेक्ट करो, उनको देखो हर एक क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से आया हुआ है, फ्यूचर में यही सेम क्वेश्चन किस वे में चेंज होकर आ सकता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वन डायमेंशंस पे। बेसिकली जितने भी जो मेन टॉपिक थे जो मोस्टली आते हैं, जर्नल पूछते हैं, इनफाइनाइट, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, और जो भी मैंने अब देखो हमारे पास है जो भी एग्जाम होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, ठीक है? हमने जस्ट टिक करना होता है, ठीक है? और वो उसके लिए हमारे पास है हर एक कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में होना चाहिए, ठीक है? जनरली मैंने कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी बताया है, एक दो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, उसमें कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, पोजीशंस की, मोमेंटम की कैसे निकालते हैं। मेनली हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में आपको वेव फंक्शंस अच्छे से याद होना चाहिए विद नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसके कोरस्पॉन्डिंग है एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, रेजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, पोजीशंस ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं। उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में जितने भी हमारे पास कम्यूटेशंस रिलेशन है वो किसके इक्वल आते हैं वो याद होनी चाहिए। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, कोहेरेंट स्टेट क्या होती है, कोहेरेंट स्टेट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को मैं एक डिफरेंट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है? इसी टॉपिक के ऊपर है आई थिंक है 5 मार्क्स में, कुछ जेस्ट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं एंड नेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मेरा जो है इस टॉपिक को मैं अलग से करवाऊंगी, ठीक है? अभी करवाऊंगी, आज या कल में आ जाएगी आपके। पहले उस टॉपिक होगा, फिर उस टॉपिक के ऊपर है जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चंस को हमने कैसे हैंडल करना है वो देखना है। फर्स्ट सेकंड थिंग, हर एक वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको जनरलाइज्ड आना चाहिए कि कैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखते हैं एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखते हैं। सिर्फ आई थिंक आपको 2 या 3 हैं वेव फंक्शंस याद होने चाहिए, और हर एक के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शंस जनरल वे में कैसे ट्रेस कर सके वो आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही सेम इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में तो मैंने बहुत ही अच्छा मेथड भी बताया है कि कैसे किसी भी प्रकार का कोई भी रेडियल वेव फंक्शन आ जाए, कोई भी कुछ भी जनरल वेव फंक्शन दे दे, आप कैसे भी उसका वेव फंक्शंस कैसे ट्रेस कर सकते हो। अगर R70 का आ जाए, R53 का आ जाए, R50 का आ जाए, कैसे रेडियल वेव फंक्शंस को ट्रेस करना और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कैसे प्रोबेबिलिटी का वेव फंक्शन आएगा वो भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ये आई थिंक जेस्ट की ही कोई वीडियो थी और उसमें मैंने हाइड्रोजन टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है? तो आप सबसे पहले आप उन वीडियो को देखो, उन वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट के साथ है ईजी वे में ट्रिक के साथ कैसे
आप कोई भी बहुत अच्छे वे में बताया, ठीक है। पोजीशंस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे किसी भी वेव फंक्शंस की पोजीशंस एंड मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी 2-3 वीडियो कुछ और आएंगे, एक एंगुलस मोमेंटम में जो भी प्रीवियस ईयर्स पे आया, कुछ थोड़ा सा जनरल बताऊंगी, एंड परटर्बेशंस पे भी मैंने आई थिंक 2 या 3 वीडियोस डाल दी हैं, कुछ टाइम डिपेंडेंट हैं, वो कैसे करने हैं, परटर्बेशंस के क्वेश्चन सोल्व है उनको करवाऊंगी। एंड आफ्टर दैट है हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है एक न्यू सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने जो लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है वन डायमेंशन का, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया जस्ट उसी से रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को सोल्व करते हैं। हमारे पास है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेट करो मैं क्वेश्चन निकालती हूँ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है जस्ट 2013 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल किसमें, इन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। रिमेंबर दैट जब भी वो कुछ भी देगा, पोटेंशियल देगा, तो आपको उस वेव फंक्शंस के कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर अगर वो वेव फंक्शंस नहीं लिखता तो आपको उसका नाम बता देगा कि ये जो पोटेंशियल है ये डिराक डेल्टा का है, या ये जो क्वेश्चन सोल्व होगा ये हार्मोनिक ऑसिलेटर से होगा, फाइनाइट से पोटेंशियल वैल्यू से सोल्व होगा, या इनफाइनाइट पोटेंशियल से, स्टेप बैरियर से, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर से, किस टाइप से सोल्व होगा, वो आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होगा। जो भी क्वेश्चंस में गिवन होगा हमने सिर्फ उसी से ही उठा के अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, उससे एक्स्ट्रा हमें कोई भी यूज नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखो इसने क्या दिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल दिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट। अब इसने क्या कहा है, हैज द इनिशियल वेव फंक्शन, इसका जो इसने जो इनिशियल वेव फंक्शन है इसने कुछ ऐसे लिखा है, साइन नोड एक्स प्लस का साई 1x, राइट। अब इसने ये क्या कहा है, ये देखो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास है उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में किस टाइप का वेव फंक्शन आता है, रियल वेव फंक्शन आता है। देखो मैं जनरली लिख भी देती हूँ, हमारे पास है जो ग्राउंड वेव फंक्शन आता है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या यूज करती हूँ मैं, देखो मैं बताती हूँ, एम ओमेगा अपॉन में पाई एच कट होल रेस टू पावर 1 अपॉन में 4 ई रेस टू पावर माइनस का एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एच कट। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यू होती है वो कैसे आती है, एन प्लस का 1/2 इंटू एच कट ओमेगा। एंड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1, 2 अप टू सोन ऑफ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। तो ये वाला जो वेव फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, एंड जो ये वाला वेव फंक्शन है वो हमारे पास कैसा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है। जबकि इनफाइनाइट एंड फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू में हमें जो एन की वैल्यू है वो कहाँ से लेते हैं, एन से लेते हैं, नॉट 0, राइट। अच्छा, इफ सेकेंड थिंग इज दैट इसने क्या कहा है, फॉर कन्वेनियंस वी टेक, इसने क्या लिया, हम एच कट की वैल्यू, एम की वैल्यू एंड ओमेगा की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू इसने क्या ली है, 1 ली है इस केस में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स एट टाइम टी इक्वल टू पाई। तो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है इस सिस्टम में एक पार्टिकल के फाइंड आउट करने की, कब, किस टाइम पे, जब टाइम हमारे पास क्या हो, टी विच इज इक्वल टू पाई। इस टाइम पे इस वेव फंक्शंस में इस सिस्टम को लेके इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आई थिंक पहले वाली वीडियो में मैं एक क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी आफ्टर टी टाइम के बाद कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई थिंक वो जो क्वेश्चन था उसके जो ऑप्शन थे वो लाइक दैट कुछ ऐसे थे, 0 साइन स्क्वायर कुछ ऐसे, और एक इनिशियल वेव फंक्शन गिवन था एंड एक है फाइनल वेव फंक्शन गिवन था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पूछा था, आफ्टर टी टाइम के बाद। यहाँ पे क्या पूछा, जो टी टाइम है वो क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को हमने हाँ क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, वो ऐसे होगी, ठीक है। आज जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास जो वेव फंक्शन है, जनरली जो वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल है, आप यहाँ पे लिखो, इसने दे रखा है साइन नोड एक्स प्लस का साई 1x,
ठीक है। अब मैं इसी वेव फंक्शंस को लिखती हूँ आफ्टर टी टाइम के बाद है मेरे पास ये वे वाला वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, साई एक्स टी विच इज इक्वल टू साई एक्स टी टाइम के बाद। जब भी मैं कोई भी वेव फंक्शन है टी टाइम के बाद लिखती हूँ तो वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है वो ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है मैं ऐसे ही लिखूंगी साई एक्स टी आफ्टर टी टाइम के बाद ये मेरे पास जो वेव फंक्शन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे साइन नोड एक्स इसमें लिखो ई रेस टू पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन में एच कट प्लस का साई वन एक्स ई रेस टू पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन में एच कट, ठीक है। यहाँ पे है ये ग्राउंड स्टेट का तो यहाँ पे ई नोड एंड यहाँ पे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास है वेव फंक्शन आ चुका कब, एक आफ्टर टी टाइम के बाद, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इसको डायरेक्ट है अपने फॉर्मूले में पुट करती हूँ और मैं क्या करती हूँ अपनी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ। तो यहाँ पे है मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में ये क्या लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया। तो क्या कैसे सोल्व करेंगे अब मैं यहाँ पे, इसका ऐसे करना था, ठीक है। हाँ करो फिर, साइन नोड एक्स ई रेस टू पावर आयोटा ई नोड टी अपॉन में एच कट प्लस का साई वन एक्स एंड ई रेस टू पावर आयोटा ई वन टी अपॉन में एच कट, यहाँ पे क्या आएगा ये, और यहाँ पे लिखो एज इट इज। अब ये साइन नोड एक्स ई रेस टू पावर माइनस का आयोटा ए नोड टी अपॉन में एच कट प्लस का साई वन एक्स ई रेस टू पावर माइनस का आयोटा ई वन टी अपॉन में एच कट। मैंने ये लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वाला फॉर्मूला था इसमें मैंने इसको पुट किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आपको क्या करना है, जस्ट अब ये मल्टीप्लाई है तो आप है इसको डायरेक्ट है मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद है आपके पास क्या आता है, आप है वो देखो। अब यहाँ पे देखो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वाला फैक्टर है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे मेरे पास बचा साइन नोड, यही बचा ना मेरे पास है साइन नोड एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगी। अब मैं इसी वाले फैक्टर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, साइन नोड साई वन ई रेस टू पावर आयोटा ई नोड टी अपॉन में एच कट। अब यहाँ पे देखो क्या है, आयोटा और टी है, इसको कॉमन ले लो और नीचे एच कट है एज इट इज आएगा, आयोटा कॉमन लिया ई नोड माइनस का ई वन इंटू टी, ठीक है। अब है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साई वन साई नोड ई रेस टू पावर आयोटा, इसमें भी ऐसे ही करो आयोटा ई वन माइनस का ई नोड टी अपॉन में एच कट, ठीक है। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल, प्लस का कितना आएगा साई वन इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करो ये सोल्व करो। अब यहाँ पे ई नोड और ई वन की वैल्यू देखो, आप देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या आती है, ई नोड की वैल्यू क्या आती है ग्राउंड स्टेट के लिए एन जनरल लिखती हूँ पहले, ई एन विच इज इक्वल टू एन प्लस का हाफ एच कट ओमेगा। अब यहाँ पे वैन जब क्या है मेरे पास एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ई नोड है, पुट करूँगी तो कितना आएगा हाफ एच कट ओमेगा एंड वैन एन की वैल्यू कितनी है 1 तो मेरे पास कितनी आएगी 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है ई नोड माइनस का ई वन, तो यहाँ से मैं कैसे सोल्व करूँगी, ई नोड माइनस का ई वन, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का एच कट ओमेगा, राइट। और जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ पे आएगा माइनस का, और ई वन में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा एच कट ओमेगा, ठीक है। हाँ अभी देखते हैं, हो गया याद है। अब आप ये जो दो वैल्यू हैं इनमें ये टू वैल्यू की वैल्यू है पुट करो तो यहाँ से कितना आएगा साइन नोड इसका स्क्वायर प्लस का साई वन इसका स्क्वायर प्लस का यहाँ से कितना आया साई नोड एंड साई वन ए रेस टू पावर आयोटा एंड ई नोड माइनस का, तो छोटी में से बड़ी होगी तो माइनस में आएगी, कितनी माइनस का एच कट ओमेगा डिवाइड में एच कट टी प्लस का साई वन साई नोड दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, ई रेस टू पावर आयोटा बड़े में से छोटी सब्ट्रैक्ट होगी तो प्लस में आएगा एच कट ओमेगा टी अपॉन में एच कट से एच कट कैंसिल, एच कट से एच कट कैंसिल, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अच्छा ये मल्टीप्लाई का साइन था तो ठीक है, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो वो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या करनी है 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया तो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा। तो और यहाँ पे क्या किया टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है पाई,
पाई टाइम के बाद पूछा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव साइन है, मैं बाहर ले आई और यहाँ पे है टी की वैल्यू पुट किया तो मेरे पास है कुछ ऐसे आया। ठीक है, ऐसे ही एस्केट है, ये कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो यहाँ से ये हो गया, टी की वैल्यू मैंने क्या पुट की, पाई, तो मेरे पास ये आ गया। अब आप है इसको फर्दर सोल्व करो। देखो मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ तो कितना आएगा, साइन नोड स्क्वायर प्लस का साई 1 स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे देखो साइन नोड एंड साई 1 है, दोनों में कॉमन है तो आप है इसको क्या निकालो, कॉमन निकालो, सॉरी दोनों में है तो इसको आप कॉमन निकालो। यहाँ से कितना है, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई प्लस का ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा पाई। आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों की वैल्यू पुट करो, तो इन दोनों की वैल्यू है मेरे पास है क्या आएगी, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई, इसको मैं कैसे लिखूंगी, कोस पाई प्लस का आयोटा साइन पाई एंड ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा पाई है, क्या लिखूंगी, बीच में जस्ट ओनली नेगेटिव का डिफरेंस होगा, नथिंग दैट। अब यहाँ पे देखो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एंड कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से भी एंड यहाँ से भी दोनों की वैल्यू वो कितनी आई, -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू भी -1 एंड ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा पाई की वैल्यू भी कितनी आई, -1 एंड -1, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया। अब मैं इस -2 को मैं आगे लिखती हूँ तो यहाँ से कितना आ गया, -2। अब आप देखो ये क्या है, ये हमारे पास कुछ ऐसे बनता है साइन नोड, हाँ अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो आप है इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई 1 कैसे भी लिखो, चाहिए आप साई 1 में से साई नोड को सब्ट्रैक्ट करो या साई नोड में से साई 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इट्स डिपेंड ओनली ऑन ऑप्शन, आपके ऑप्शन है वो किस वे में आए हुए हैं। तो ऑप्शन में है वो कुछ ऐसे हैं, साई 1 माइनस का साइन नोड, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी साई 1 एक्स माइनस का साइन नोड एक्स, इसका क्या आएगा, ये स्क्वायर। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम के बाद जो मेरे पास है इस वेव फंक्शंस में जो प्रोबेबिलिटी आती है वो किस टाइप की आती है, इस फॉर्म में आती है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऐसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज 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 आप जितना भी ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ठीक है, जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा या फीडबैक मिलेगा उतना ही अच्छा अपना मैं बेटर आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते। कई बार मेरा भी मन करता है कि ठीक है आप वीडियो मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाते हो अगर आप बनाओ और फिर उसको आई थिंक अपलोड करने में भी उसको इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी उसमें एडिटिंग, कभी मीन्स बहुत सारे काम होते हैं वीडियो बनाने के बाद भी। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं मांग रही। हाँ, अगर मैं चार्ज मांगती तो ठीक था। ठीक है, बट ऐसा देखो मैं भी क्या इस कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए मैं आपके लिए जब मैं इतना सपोर्ट कर रही हूँ तो आपका भी थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा सा हक बनता है कि आप सामने वाले को कुछ प्रोवाइड करो। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ क्या कहती हूँ मैं, एक सब्सक्राइब किया करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो और लाइक किया करो, ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड सर्कल है इस कोविड-19 की सिचुएशंस में घर पर बैठे वो भी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है जस्ट 2013 में आया हुआ। ये वाला था जो मैं करवा चुकी, वो भी 13 में था, और जो ये वाला करवा रही हूँ ये भी 13 में आया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या है, इसने दिया है एक पार्टिकल है। ठीक है, अब पार्टिकल होगा तो उसका मास तो होगा ही होगा, तो इसने जो मास गिवन है वो कितना गिवन है, m गिवन है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इस कंटेन इन 1 डायमेंशन इनफाइनाइट वेल, वो सबसे पहले ही बता देता है हमने क्या यूज करना है, किसको यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्या बोल दिया, 1 डायमेंशन इनफाइनाइट वेल, किस टाइप का, देखो हमें पता है 1 डायमेंशन इनफाइनाइट वेल ऐसे होता है। ठीक है, पोटेंशियल वो इनफाइनाइट ऐसे ही तो होता है 1 डायमेंशन। अब इसने देख लो लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, इसने बोला है अच्छा 1 डायमेंशन इनफाइनाइट वेल एक्सटेंडेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, माइनस का L/2 से L/2, ये दे दिया। ठीक है, जितना इसने अभी तक कहा था मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया। अब उसने आगे क्या कहा है, ये द पार्टिकल इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट,
पार्टिकल है वो कहाँ है, किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग है मैं क्या लिख लेती हूँ, अपना वेव फंक्शन लिख लेती हूँ। लिखो फिर, ग्राउंड स्टेट में लिखा है, और ग्राउंड स्टेट में मैं यहाँ पे जब भी इनफाइनाइट का केस आता है एन की वैल्यू क्या लेती हूँ, 1 लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसने जो क्वेश्चंस में लिखा वो साइन नोड एक्स लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, जनरल में √2 डिवाइड में विड्थ लिखते हैं। अब यहाँ पे विड्थ देखो, विड्थ भी मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं, L/2 माइनस का L/2। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास L, तो मेरे पास जो विड्थ आ गई वो कितनी आ गई, मेरे पास L आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिखा कोस, यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, n πx, तो n की जगह 1 πx डिवाइड में विड्थ कितनी है L। आगे अगर वो ना देता, वैसे तो उसने क्वेश्चंस में गिवन है ये वाला वेव फंक्शन, अगर ना भी दिया था तो हमें पता होना चाहिए इस टाइप के पोटेंशियल वेल में हमें किस टाइप का वेव फंक्शन यूज करना। ये किस टाइप का वेव फंक्शन है, इनफाइनाइट का तो है ही है, उसके साथ ही क्या है, ये सिमेट्रिक वेल पोटेंशियल वेल है। और सिमेट्रिक वेल में फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, कोस यूज करती हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक वेल में हमेशा जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है, एक डेफिनेट पैरिटी का होगा, और उसमें जो ग्राउंड स्टेट होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इवन होगी। एंड दैट्स वाई वी यूज इन द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस कोस टर्म, राइट। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा है, आगे देखो, अब ये बॉक्स मैंने बना दिया। अब इस बॉक्स की वॉल के साथ उसने क्या छेड़खानी की, क्या देखो, ऑलमोस्ट सडनली टू फॉर्म ए बॉक्स, उसने क्या किया, इस बॉक्स की वॉल को सडनली चेंज कर दिया। कैसे, क्या बना दिया, एक्सटेंड कर दिया x = -L to L। मतलब इसने इसके साथ ये वाली छेड़खानी की, पहले क्या थी, विड्थ -L/2 से L/2, अब क्या है -L to L है, चेंज कर दिया विड्थ में। ठीक है, अब यहाँ पे है इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको है वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए। ग्राउंड स्टेट में कितने आएगा, √2, ये भी क्या है, दोनों सिमेट्रिक है, तो क्या यूज करेंगे, कोस यूज करेंगे। नीचे क्या यूज करेंगे, विड्थ कितनी है बताओ, जल्दी बता चुकी हूँ, क्या L - L कितना आएगा, 2L, बोला करो कुछ। अब यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक है, तो क्या यूज करेंगे, कोस। किसके लिए, ग्राउंड में, n की वैल्यू कितनी है 1 πx डिवाइड में क्या लिखते हैं यहाँ पे, विड्थ लिख चुके। ठीक है, अब उसने आगे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, क्या, दैट द पार्टिकल विल बी इन द ग्राउंड स्टेट आफ्टर दिस सडन एक्सपेंशन। उसने ये पूछा है कि इस एक्सपेंशन मैंने कर दिया, पहले ये था मेरे पास इस टाइप की, मेरे पास बॉक्स था, वेव फंक्शन था, ऐसे था, कुछ सडन चेंज करने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का आया, तो मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, करो। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वाला जो आया मेरे पास कितना आया, 1/में, ऐसे आ गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 वेव फंक्शन है, एक वाला वेव फंक्शन ये है, एक वाला वेव फंक्शन ये है। ये कब था, पहले था, और ये कब आया, सडन चेंज करने के बाद आया। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले है वो कैसे लिखूंगे, आपको है ये पता होना चाहिए। मैं इसको कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हाँ ठीक है। देखो, जब भी हमारे पास है सडन का केस आ जाता है, सडन, चाहे वो एक्सपेंशन हो, वो एक्सपेंशन ना करके वो कुछ कॉम्प्रेस भी कर सकता था। ठीक है, जब भी इस प्रकार के केस आते हैं तो इस प्रकार के केस में कभी भी एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती। सेकंड थिंग, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे इस टाइप का है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप में करवाया, वहाँ पे इंटीग्रेशंस की नीड नहीं थी, डायरेक्ट है मैंने प्रोडक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैं कुछ ऐसे हैं, विड्थ गिवन है, और इस टाइप के वेव फंक्शंस भी गिवन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो जनरल थे। ठीक है, साइन नोड, साइन ऐसे कुछ दे दिया था। अब यहाँ पे जब भी इस टाइप का आता है, चाहे वो कंप्रेस कर दे, चाहे वो एक्सपेंड कर दे, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि ऑलवेज जो भी लिमिट होगी वो कौन से यूज करनी है, स्मॉल लिमिट, जो भी स्मॉल विड्थ होगी ना उसकी लिमिट यूज करनी है हमें। अब यहाँ पे देखो -L to L है, और ये क्या है -L/2 L/2, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हमारे पास स्मॉल क्या है, ये वाली है, तो हमने इनको लिमिट में यूज करना है।
जब भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस को सोल्व करो। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले जनरल वे में हम हैं अपने फंक्शंस को कैसे लिखेंगे। हमारे पास है जो जनरल इनिशियल वेव फंक्शन ये है एंड फाइनल वेव फंक्शन ये है। ठीक है, और हमने क्या करनी है, अब आप इसको जनरल लिखो कैसे। इनिशियल वेव फंक्शन है वो हमेशा ऑलवेज है C1, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जैसे साई एफ, ये मीन्स फाइनल है, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, वो कुछ किसी भी स्टेट में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये क्या है, फाइनल वेव फंक्शन है। ये क्या है, इस फाइनल वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग है क्या है, C1 है। ये क्या बताती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जब मैं क्या कर दूंगी इसका स्केयर। तो मतलब पहले सबसे पहले हमने क्या निकालना, C1 निकालना है, और जो भी C1 आता है उसका क्या करना है, मुझे स्केयर करना है। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। राइट, अब आप हम क्या करो, 1 मिनट 1 मिनट मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपको कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसमें, इस वाले में, कि इसमें एक्सपेंशन करने के बाद, सडन चेंज करने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो कैसे निकाल लूँगी मैं, यहाँ से C1 विच इज इक्वल टू साई एफ एंड साई आई। हमने ये क्या हमने ये करना है। अब यहाँ पे देखो फाइनल वेव फंक्शन क्या था, ये वाला, और ये क्या था, इनिशियल वेव फंक्शन। मैंने इसको इनिशियल से लिखा और मैंने इसको क्या लिख दिया, फाइनल से लिखा। ठीक है, अब आप है यहाँ पे लिखो फाइनल वेव फंक्शन। तो फाइनल में क्या था, √1/L, एंड ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें पता है आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और ये इसको क्या लिखा, √2/L। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास है, √2/L। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन लिमिट है, जब भी इस प्रकार का केस आता है तो वहाँ पे मुझे कौन सी लिमिट यूज करनी होती है, स्मॉलर लिमिट यूज करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का L/2 से L/2। राइट, अब यहाँ पे देखो कैसा है मेरे पास, cos πx/2L। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार क्वेश्चन और आया हुआ है, वो आया हुआ आई थिंक जस्ट 2019 में, और ये वाला क्वेश्चन है जस्ट 2013 में। मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो। ठीक है, ये लिख दें। अब है फाइनल लिख दें। अब यहाँ पे इनिशियल लिखो, cos πx/L × dx आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है, cos A और ये क्या है, cos B। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है, क्या, इसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड 2 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, एंड आफ्टर दैट है देखो सोल्व करते हैं। लाइट भाग चुकी है, तो आप वेट करो अब लाइट के आने तक। देखो कंटिन्यू करते हैं, लाइट आ चुकी है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, अब आप ये देखो ये किसका फॉर्मूला, मैं आई थिंक ऊपर इरेज करती हूँ, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं। चलो पहले ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या है, 2 cos A cos B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मेरे पास है cos आए चाहे साइन आए, दोनों cos हैं या दोनों साइन है, तो हमेशा cos को ही लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 2 cos A cos B, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, cos A प्लस का B, एंड यहाँ पे लिखना है मुझे cos A माइनस का B, एंड यहाँ पे जो साइन आएगा वो कितना आएगा, cos में प्लस का साइन आएगा। अब आप है जस्ट फॉर्मूले को ओपन करो और पुट करो इन वैल्यूज़ को। मैं इसको आई थिंक इरेज कर देती हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो, इसी को हमने करना आगे। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी यहाँ पे, अब मैं 1/√2L लिखा, माइनस का L/2 से, एंड यहाँ पे इसको ऐसे लिखा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा। अब क्या किया, cos A प्लस B। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 1/2 है। पहले यहाँ पे देखो कैसे लिखना मुझे, cos, इसी को मैं πx/2L प्लस का πx/L प्लस का cos πx/2L माइनस का πx/L इंटू dx। इसको सोल्व करो आप। तो यहाँ से देखो πx/L है, कॉमन है, तो आप है इसको मैं बाहर निकाल लूँ। अंदर से क्या बचता है मेरे पास, 1/2 एंड
प्लस का 1 एंड 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 3/2। तो ओवरऑल है मेरे पास ये किसके इक्वल आएगा ऐसे 3πx/12। यहाँ पे है 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का हाफ, लेकिन कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होगा कोस एक्स के। तो यहाँ पे है ऐसे ही आएगा ना 1 माइनस का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे है कि कैसे बचा ये वाला बचा, क्योंकि नेगेटिव में बचेगा -1 प्लस हाफ, तो माइनस का हाफ एंड कोस माइनस एक्स इसके इक्वल होगा कोस एक्स के। आगे अब मैं क्या करती हूँ इसका इंटीग्रेशन करती हूँ। अब इंटीग्रेशन भी मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ। कितना कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन आएगा, तो मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया। अब इसके नीचे आता है वो कितना आएगा 3π/2l, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 2l/3π। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे कितना आएगा कोस का साइन चेंज होगा और यहाँ पे कितना आएगा 2l/π आ गया ऐसे। अब यहाँ पे है लिमिट अप्लाई की, मैंने इसी स्टेप में इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे है आप लिमिट अप्लाई करो माइनस का l/2 से l/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2l/π इसमें भी है 2l/π इसमें भी है, तो मैंने क्या किया 2l/π है वो मैंने क्या लिया कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बच गया 1/3 एंड हेयर यहाँ से कितना बच गया कुछ नहीं। ठीक है, अब वहाँ पे इसको सोल्व करो, l से l है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया √2/π इतना आ गया √2/π। ठीक है, अब आप है इसको सोल्व करो 1/3 साइन 3π/2l एक्स के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया पहले l/2। ठीक है, l/2 लगाया एंड प्लस का यहाँ पे अच्छा 1/3 यहाँ पे था इसके साथ। अब यहाँ पे इसके साथ करो साइन π/2l एक्स के प्लेस पे क्या है l/2। ठीक है, अब मैं बाकी को इरेज करती हूँ यहाँ पे एंड अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1/3 है ना, माइनस का साइन बाहर रखो, साइन 3π/2l माइनस का l/2 एंड माइनस का साइन π/2l माइनस का l/2। राइट, अब सोल्व करो आप, कितना आता है √2/π 1/3 l से l कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखो साइन 3π/4 की वैल्यू देखो कितनी आती है साइन 3π/4 की। आप है ऐसे सोल्व करके देख सकते हो, अगर आपको वैसे नहीं आती जनरल मेथड बताती हूँ मैं। साइन 3π/4 तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4 एंड यहाँ से कितना आएगा 5, तो यहाँ से कितना आएगा 135। इसको कैसे लिख सकते हो 90 प्लस का 45, तो यहाँ पे है 90 प्लस 45, तो यह 45 की वैल्यू होगी किस में साइन की। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है अच्छा साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से है जो मेरे पास है साइन 3π/4 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी निकल के 1/√2 की। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर मैं साइन 90 प्लस का 45 करती हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 है तो चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस 45 की आएगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो कितना होगा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने जो माइनस का वो क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस का 1/√2 प्लस का यहाँ से देखो मेरे पास है किसकी वैल्यू आती है। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ से l से l है कैंसिल होगा, साइन π/4 जिसकी वैल्यू है कितनी आ गई फिर 1/√2 की, √2 के माइनस का यहाँ से फिर कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितनी आएगी मेरे पास इसी फैक्टर में, इसी को मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ 1/3 साइन माइनस का 3π/4 होगा। अब माइनस का साइन यहाँ पे है और माइनस का साइन यहाँ पे है, तो साइन माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा माइनस साइन एक्स के, तो माइनस और माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास प्लस का साइन, इसकी वैल्यू भी वही आएगी π/4। यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे ऐसे ही लिख दो साइन 3π/4। अच्छा, अब यहाँ पे देखो l से l कैंसिल होगा, फिर ये कितना का साइन π/4, वहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से भी मेरे पास है कितना आ जाएगा प्लस का। अगर मैं उसको कंप्लीट सोल्व करूँगी साइन 3π/4
एन प्लस का साइन π/4। ठीक है, आप सोल्व करके देखना यही आएगा। अब यहाँ पे देखो साइन π/4 की वैल्यू भी पुट कर दो 1/√2। ठीक है, मैंने क्या किया 1/√2 और इसकी वैल्यू भी मैंने क्या पुट की 1/√2। अब इसके साथ है कितना था 1/3 का फैक्टर था। ठीक है, तो ये मेरे पास है कितने आ गए 1/3। अब ये वाला फैक्टर है वो कितना आया मेरे पास है, यहाँ पे ऐसे लिखो आप इसको, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखूंगी 3√2। यहाँ से है कितना आया ये प्लस का 2/√2। ठीक है, अब आप है इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास है कितना आएगा, अब आपको वो देखना है। तो देखो अब यहाँ से इसको करूँगी ऐड है, तो यहाँ से ये वाला फैक्टर भी कैंसिल होके 2 आ गया। अब इस वाले फैक्टर को 2 को बाहर ले आओ, 2/√2 है ना, तो यहाँ पे कितना है मेरे पास बाहर, पहले ही √2/π है। अच्छा 2/√2 है वो बाहर लेके आओ, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1/3 प्लस का 1, 1/3 प्लस का 1। अब यहाँ से देखो √2 से √2 है वो कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2/π इंटू 3 और 1 4, 4/3। तो ये कितना आ गया मेरे पास 8/3π। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, C1 की वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, C1 नहीं निकालना। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो क्या होगी मेरे पास इसका स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो 8/3π, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64/9π²। ठीक है, अब आप देखो अपने ऑप्शन से कौन सा मैच होता है। एक्चुअली जो ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, 8/3π इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, जो वो वाला क्वेश्चन आया हुआ जस्ट 2014 में आया हुआ, जो मैं अभी कमिंग करवाऊंगी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आई थिंक मैं पहले अच्छे से समझा दूंगी, आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी। जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस भी इंफॉर्मेशन की मुझे नीड होगी मैं उसको लिख भी दूंगी। क्वेश्चन है लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो लोवेस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू में n = 1 के कोरस्पॉन्डिंग होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का बताएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग लोवेस्ट एनर्जी होती है। अब आगे देखो उसने सिस्टम भी बताया होगा जब इतना बोलना है। एक पार्टिकल कन्फाइंड करते हैं इन 1 डायमेंशन बॉक्स। इसने क्या दिया 1 डायमेंशन बॉक्स, जिसकी लेंथ कितनी दी L दी। तो मीन्स इसने किस टाइप का दिया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया और उसमें भी एसिमेट्रिक वैल्यू दी है। और वहाँ पे मुझे पता है लोवेस्ट एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, E1 विच इज इक्वल टू n² π² h² 2m L²। हेयर विड्थ L है तो यहाँ पे L² आएगी एंड n के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे 1 यूज करेंगे, राइट। अब उसने आगे क्या बताया, अच्छा ठीक है, इसने लोवेस्ट एनर्जी है वो दी है कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे विड्थ कितनी दी थी इसने, यहाँ पे L का, तो मतलब कुछ इस टाइप का है। मैं बना देती हूँ 0 to L है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास है वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन से लिख लो n √2/L साइन πx/L। और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है n² π² h² 2m L²। n² की वैल्यू, n की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आ गया A1, और इसकी वैल्यू इसने दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसने गिवन है। मेन थिंग क्या यूज़ करना, जो भी गिवन है उसी में से सर्च मारो, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी पूछा मतलब गिवन में और जो फाइंड आउट करना उन दोनों में रिलेशन क्या है, दैट्स इट। ये अगर आपको पता लग गया आप क्वेश्चन को इजी सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो नहीं हो पाते, तो जो नहीं होते, जो टाइम ज़्यादा लेते हैं उसको आप अवॉइड करो। ठीक है, अच्छा सेकेंड थिंग आगे उसने क्या बताया, द एनर्जी, ठीक है, ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट पूछी उसने। ठीक है, एक सिस्टम की जिसमें क्या 3 नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल है। कितने हैं 3 दिए हैं, कैसे नॉन इंटरैक्टिंग, जिसकी स्पिन क्या गिवन है हाफ गिवन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी बतानी है कितनी आएगी। जब मैं इन 3
इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूँगी तब मुझे बताने। ये तो कब दिया, जब मेरे पास ग्राउंड स्टेट थी, जब कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है ना, हाँ, 3 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल। अब देखो मेरे पास एक ऐसा ही दूसरा सिस्टम बनाओ जिसकी विड्थ है वो सेम होगी, क्योंकि मुझे इसी सिस्टम में फिल करने हैं ये, और फिर मुझे एनर्जी बतानी है। बताओ भाई, कोई नहीं, ईजी है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल बनाओ, क्योंकि मुझे तो उन्हीं में पार्टिकल को फिल कर सकते हो। अब आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल में कितने पार्टिकल हम फिल कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे ना आगे आएगा एक कुछ टॉपिक आएंगे, उनमें आई थिंक अच्छे से करवा पाऊंगे। और ये हाँ देखो 3 टाइप्स के आते हैं, बोजॉन्स में कितने, फर्मियोन्स में कितने, एंड मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं या पार्टिकल को फिल करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल की बात है। मेनली अगर मैं बात करूं वैसे जनरल बोजॉन है तो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेम मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन, बट जो मैक्सवेल का केस है वो क्लासिकल का केस है, लेकिन जो बोजॉन एंड जो फर्मियोन है वो क्वांटम का केस है। लेकिन जो फर्मियोन में जब भी हमारे पास आ जाता है किस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशंस करना है इस कंडीशंस के अंदर, कि फर्मियोन के अंदर हमने पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है या बोजॉन के अंदर या फिर मैक्सवेल्स के अंदर, तो हमेशा याद रखना जब भी फर्मियोन बोलता है वो, तो फर्मियोन में हम क्या करते हैं, एक स्टेट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही पार्टिकल फिल होंगे, और वो भी क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये 11th 12th में भी पढ़ा होगा कुछ प्रिंसिपल्स लॉ के अंडर, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल है, ये कुछ ऐसे कुछ लॉज हैं उनके अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब इसने जैसे ये तो मैंने क्या किया, जनरल बात की। अब यहाँ पे दिया उसने हाफ स्पिन पार्टिकल, तो मैं इस स्पिन से पता कर पाऊंगी कि मुझे इस एक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। पार्टिकल कितने गिवन है, 3, स्पिन कितने गिवन है, हाफ। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है, आप उससे पता कर सकते हो 2s प्लस का 1। अब यहाँ पे s की वैल्यू पुट करो, 2 हाफ प्लस 1 कैंसिल, तो कितने आएंगे, एक लेवल में मैक्सिमम जो पार्टिकल फिल कर सकती हूँ वो कितने फिल कर सकती हूँ, 2 पार्टिकल फिल कर सकती हूँ। अगर वो बोल देता स्पिन 3/4, कुछ भी बोल सकता है, अगर वो स्पिन 3/4 बोलता तो कैसे करती, मैं एक लेवल में 3/2 बोलता, अगर वो स्पिन क्या बोलता 3/2, से 2 से 2 कैंसिल, तो एक लेवल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिकल फिल होते, 4 पार्टिकल फिल होते हैं उस केस में, जब स्पिन कितनी होती, 3/2 होती। लेकिन अब स्पिन कितनी है, हाफ है, तो इस केस में एक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, कितने पार्टिकल फिल कर सकती हूँ, 2। एक मैंने यहाँ पे बिठा दिया और सेकंड मैंने यहाँ पे बिठा दिया, टोटल कितने हैं, 3, 2 आ चुके हैं, एक रह गया, तो एक मेरे पास है, यहाँ पे आएगा। ये कौन सा लेवल है, 1, और ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2। अब यहाँ पे है जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एनर्जी निकालनी ना, मिनिमम एनर्जी, तो निकाल लो। किसके इक्वल होगी, फर्स्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जितने भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ आगे लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो किस लेवल में है और किस एनर्जी, किस बॉक्स के, किस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी कितनी है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम क्या है, इनफाइनाइट है, विड्थ कितनी है, एल है, तो इनफाइनाइट में इतने विड्थ के अंडर एनर्जी कितनी होती है, उससे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, π² 2 ml², यहाँ पे क्या आएगा, n² आएगा, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, किस लेवल में है, n = 2, तो यहाँ पे लिखो, फॉर्मूले में क्या था, n², तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला एज इट इज लिखो भाई, लिख दिया। अब यहाँ पे उसने कुछ गिवन भी है, अब मुझे तो उसी का यूज करना है। यूज देखो क्या करना है, जहाँ पे भी क्या जाता है π² h² 2 ml², वहाँ पे क्या लिखना मैंने 2, वहाँ पे क्या लिखना है मुझे 2, तो यहाँ पे लिख दो मैं 2, लिख दो, यहाँ पे लिख दो मैं 2, ये वाला लिख दो, सॉल्व करो,
4, इसको सोल्व करो, 4 16 और 4 कितना आ गया मेरे पास 20। आई थिंक कहीं कुछ मिस्टेक हुई, 8 दूनी 16, कहीं कुछ मिस्टेक हुई ऑप्शन में, आई थिंक नहीं है ऐसा। ऑप्शन में क्या है, अच्छा ठीक, यहाँ पे कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन फील है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फील है, ठीक है। आई थिंक ये गलती हो गई थी, ऑप्शन में कुछ इसलिए कहा क्योंकि ऑप्शन है वो 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मेरा आंसर कितना है 20, जो कि गलत था। तो मतलब मीन्स मैंने कहीं मिस्टेक की है। तो मैंने मिस्टेक कहाँ की, जो सेकंड लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन था, ओनली 1 था, तो यहाँ पे मैंने 1। अब यहाँ पे करो 4 और यहाँ पे करो 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये आई थिंक सी ऑप्शन है जो हमारा ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो एवरी टाइम्स है एक एक पेपर में 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल से एवरी टाइम्स 2 क्वेश्चन आए हुए हैं हर टाइम्स। जो मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवाए थे वो 13 में थे, यो करवाया ये 14 में, अब जो नेक्स्ट करवाऊंगी वो भी 14 में है, ठीक है। तो आप इस टाइप का अगर कुछ भी बोल देता इस टाइप का सिस्टम है तो आप इजी सोल्व कर सकते हो, वो सिस्टम जरूर बताएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इस प्रोसीजर से फिल करते हैं, किस लेवल में कितने आए हैं उसको आगे लिखो, फिर वहाँ पे एन की वैल्यू पुट करो उस फॉर्मूले में और फिर उसकी एनर्जी लिखो, दैट्स इट। आपको ऐसे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये जो क्वेश्चन है ये डिराक पोटेंशियल वेल से है, और इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से करवाया है, कंप्लीट एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो उसमें जो डिराक डेल्टा उसको पोजीशन स्पेस में कैसे लिखते हैं, वे फंक्शंस मोमेंटम स्पेस में कैसे लिखते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डिराक डेल्टा का वेव फंक्शंस लिखना आना चाहिए। एनर्जी कितनी होती है वहाँ पे, के की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशंस की, मोमेंटम की, एक्स स्क्वायर की, पी स्क्वायर की, उसका वेव फंक्शंस मोमेंटम स्पेस में, ऑल दैट मैंने सब कुछ बताया और बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, अगर आपको वो वीडियो वो लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाता है देन यू कैन डू ईजिली दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे करवाऊँगी तो आई थिंक मेरा जो है इतनी वीडियो तो अभी बनी, 1 घंटे की वीडियो और बन जाएगी इसी क्वेश्चंस को करवाने में। तो मैं इसमें जस्ट थोड़ा सा जनरल बताऊँगी, ये क्वेश्चंस कंप्लीटली मैंने वहाँ पे करवा दिया है उस लेक्चर में, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया भी था कैसे आता है। सबसे पहले आप इसको सुनो, एक्चुअली स्टेटमेंट में क्या कहाँ है, स्टेटमेंट में कहाँ है, कंसीडर है एक स्क्वायर वेल, ठीक है, ऑफ डेप्थ कितनी दी है माइनस का वी नोड, मतलब एक स्क्वायर वेल है ऐसे होगी, इसकी डेप्थ कितनी है माइनस का वी नोड, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा उसने जो विड्थ है कुछ इस टाइप का दिया, विड्थ उसकी जो कितनी गिवन है इसने ए दी है, 0 to a है, और उसने आगे बोला है, क्या बोला हम, अगर मैं इस वी नोड ए को फिक्स कर दूं, और ये फिक्स कब होगा जब मैं वी नोड को इन्फिनिटी टेन कर दूं, और सॉरी यहाँ पे ए है ना, हाँ ए होगा क्योंकि यहाँ पे है, और ए को मैं क्या कर दूं 0 टेन कर दूं, तब मेरे पास यह क्या बन जाएगा डिराक के फॉर्मेशन में आएगा। और इस टाइम पे पूछा है जो इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मीन्स इसमें बाउंड स्टेट कितनी होगी, नो बाउंड स्टेट, 1 बाउंड स्टेट, 2 बाउंड स्टेट, और या फिर इनफाइनाइटली मैनी बाउंड स्टेट। इसने क्वेश्चन में ऐसे कहा। देखो अब यहाँ पे है, इसने जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको बस मैं थोड़ा सा बताऊंगी, यहाँ पे है इस जो इसका आंसर है वो कितना है, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो से अच्छे से पता लग जाएगा। ये हो गया। अब मुझे पता भी लग गया ये सिस्टम है वो किस टाइप का, ये जो सिस्टम है वो डिराक पोटेंशियल वेल टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, बिकॉज यहाँ पे डिराक डेल्टा जो फंक्शन है क्या, हाँ यहाँ पे देखो नेगेटिव में दिया है ना, नेगेटिव में, तो यहाँ पे लिखो आप बिकॉज डिराक डेल्टा, जो ये डिराक डेल्टा इसमें जो पोटेंशियल है, ये जो मैंने कहा था जब मैं नेगेटिव में लूँगी तो अट्रैक्टिव टाइप पोटेंशियल होगा, और जब मैं इस पोटेंशियल को पॉजिटिव में लूँगी तो वो किस टाइप का होगा, रिपल्सिव टाइप का होगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्या है नेगेटिव में है तो ये जो वाला पोटेंशियल किस टाइप का है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। सो बिकॉज द डिराक डेल्टा फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज क्या है अट्रैक्टिव पोटेंशियल,
और जब भी अट्रैक्टिव पोटेंशियल आती हैं तो इस केस में जो हमारे पास है जो बाउंड स्टेट होगी, सो द ओनली वन बाउंड स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास है एक ही बाउंड स्टेट होगी। वो कैसे आई वो आप उस लेक्चर्स को देखना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही था। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2015 में आया है, लेकिन जो वो वाला क्वेश्चन है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर पे है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में किस टॉपिक के ऊपर, कोहेरेंट स्टेट के ऊपर। तो उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को मैं अलग से एक टॉपिक के ऊपर करवाऊंगी, और वो टॉपिक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के ऊपर 3 या 4 टाइम से क्वेश्चन आ चुका है, जेस्ट में भी, टीफर में भी एंड नेट में भी। तो इसलिए मेरी इच्छा कि मैं उस टॉपिक को क्यों ना अलग से करवाऊँ। ठीक है, आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जस्ट 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।